हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विद मैथ में। तो आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं अध्याय 8, जो कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का अध्याय 8 है। ये हमारा चैप्टर रह गया था, तो आज हम इस वीडियो में इसे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं कि आपको जो है वीडियो बहुत समय बाद मिल रही है, लेकिन आप चिंता ना करें, अब आपको जो है रेगुलर डेली वीडियो मिलती जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं और आज की वीडियो में देखते हैं यहाँ पर अध्याय 8, जो कि यहाँ पर है हमारा अध्याय 8, जो है हमारा यहाँ पर आय के बारे में है ये अध्याय। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम इसको देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले ये देखिए आय, यहाँ पर जो नाम है आय का मतलब आय शब्द से आप सब परिचित ही होंगे। आय किसे कहते हैं? कोई भी व्यक्ति जो काम करता है उसको काम के बदले में पैसा मिलता है, तो वो उसकी आय कहलाती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर निर्धारण की बात करें कि आय का निर्धारण किस प्रकार से किया जाएगा। ठीक है, कि यानी एक व्यक्ति अगर काम करेगा तो उसे पैसा जो है कितना मिलना चाहिए और उसके गुणक। तो ये चैप्टर है, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो हमारे सामने आ जाती है वो है हमारा 8.1, जिसमें है संतुलन स्तर का निर्धारण। ठीक है, तो संतुलन स्तर का निर्धारण किस प्रकार से हो सकता है? अब संतुलन स्तर होता क्या है इसे समझते हैं। ठीक है, तो संतुलन स्तर किसे कहते हैं ये समझ लेते हैं। तो आपने देखा होगा यहाँ पर संतुलन स्तर की बात करें तो संतुलन स्तर में यहाँ पर देखिए दो चीज़ें होती हैं। पहली होती है यहाँ पर समग्र मांग, एडी, यानी एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग, और दूसरी होती है हमारा समग्र, यहाँ पर जी कहते हैं समग्र बचत। ठीक है, समग्र पूर्ति कह सकते हैं, यहाँ पर हमारा है समग्र पूर्ति। ठीक है, एग्रीगेट सप्लाई। तो यहाँ पर दो चीज़ें हमारे सामने आ गई, आप देख सकते हैं। ये है हमारा पहली चीज़ है हमारी समग्र मांग, यहाँ पर जो है पहली चीज़ हमारी है समग्र मांग। ठीक है, तो पहली हमारी समग्र मांग है। यहाँ पर समग्र मांग में आप देख सकते हैं, ये देखिए समग्र मांग, और दूसरी समग्र पूर्ति। तो ये दोनों चीज़ें कैसे रिलेट करती हैं, इनका क्या संबंध होता है, किस प्रकार से जो है इन दोनों के माध्यम से एक संतुलन को स्थापित किया जाता है, वो हम यहाँ पर समझते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे होता है। तो चलिए हम देख लेते हैं। तो समग्र मांग की बात करें, समग्र मांग, ठीक है, सबसे पहला टॉपिक है हमारा समग्र मांग। ठीक है, समग्र मांग की बात करते हैं। तो समग्र मांग का मतलब होता है यानी एडी, इसे एडी से डिनोट किया जाता है और इसे समग्र मांग कहा जाता है। उसके बाद आती है हमारी समग्र पूर्ति। ठीक है, तो ये होगी समग्र पूर्ति, और इसे एएस से यानी सप्लाई, एग्रीगेट सप्लाई के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर देखिए एक उपभोक्ता, अब मैं आपको बताता हूँ कि एक उपभोक्ता, मान लीजिए यहाँ पर ये एक व्यक्ति है, अब ये यहाँ पर काम कर रहा है। अब देखिए समग्र मांग और समग्र पूर्ति का यहाँ पर अर्थ क्या होता है ये समझते हैं। सबसे पहले एक उपभोक्ता है, एक व्यक्ति है। ठीक है, ये क्या है? एक व्यक्ति है। अब ये व्यक्ति क्या करेगा? काम करेगा। ठीक है, ये काम करेगा। अब इसको काम करने के बाद इसको कुछ पैसा मिलेगा। तो ये पैसा मिलने के बाद यहाँ पर जो है जितना भी इसको पैसा मिलेगा, देखिए एक बार में पैसा नहीं मिलेगा, जैसे कहीं से भी कितना भी काम करता है, जितना भी इसे पैसा मिलता है, ठीक है, जितना भी इसे पैसा मिलता है तो वो इसकी क्या है, यानी इसकी आय हो गई। इसकी क्या हो गई? आय। इसने पैसा कमा लिया, यानी वो इसकी क्या होगी? आय हो गई। तो अब यहाँ पर देखिए जब इसकी आय हुई है तो समग्र मांग होगी, यानी अब इसे वस्तुओं की ज़रूरत होगी। ठीक है, तो वस्तुओं की जब ज़रूरत होगी तो ये कहाँ जाएगा? यहाँ से अब ये जाएगा, यहाँ पर जो है अब ये जाने वाला है कहाँ पर? फर्म में। ठीक है, यहाँ पर जाने वाला है, बाजार में जाने वाला है। बाजार में जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? हमारे पास पैसा होता है तो हम उसको खर्च करने के लिए, यानी उसका उपयोग करने के लिए हम कहाँ जाते हैं? बाजार में जाते हैं, क्योंकि बाजार में हमें हमारी आवश्यकताओं की वस्तुएं जो है मिल जाती हैं आराम से। तो अब ये पैसा लेकर जाता है बाजार में। अब ये बाजार से जो है वस्तुएं खरीदने वाला है, बहुत सारी वस्तुएं खरीदेगा। तो यहाँ पर जो है इसकी, मान लीजिए इसको बहुत सारे कपड़े खरीदने हैं, जूते खरीदने हैं, बहुत सारी चीज़ें खरीदनी हैं। तो यहाँ पर जब बहुत सारी चीज़ें खरीदेगा तो ये सारी चीज़ क्या कहलाएगी? इसकी समग्र मांग है। ठीक है,
यानी सबको मिला करके, जैसे इसने जूते खरीदे, ठीक है, इसने कपड़े खरीदे, क्या खरीदे, इसने कपड़े खरीदे, ठीक है, इसने और भी बहुत सारी चीज़ें, फ़ोन खरीदा, ठीक है, फ़ोन, तो फ़ोन भी खरीदा। तो यहाँ पर क्या हो गया, बहुत सारी चीज़ें सबको मिला करके ये जो होगा, इन सबको जब हम जोड़ देंगे तो यहाँ पर जो है ये समग्र मांग कहलाएगी, ठीक है। अब हो सकता है ये एक व्यक्ति के मामले में हो, लेकिन हो सकता है यहाँ पर 2 या 3 व्यक्ति हो सकते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, जब सभी लोगों की मांग जुड़ जाएंगी, यानी मान लीजिए यहाँ पर जो है चाय पत्ती की मांग बहुत ज़्यादा है, ठीक है, अब लोग क्या करते हैं, चाय की मांग कर रहे हैं, अब इसको भी चाय पीनी है और दूसरा व्यक्ति आ रहा है, यानी इस व्यक्ति को भी चाय पीनी है, तो दोनों मांग करते हैं इसी तरह से। और अब यहाँ पर अनेक व्यक्ति जो है मांग कर रहे हैं चाय की, ठीक है, जब चाय की मांग कर रहे हैं तो ये सब मिलाकर क्या होगा, समग्र मांग कहलाएगा, ठीक है। समग्र का मतलब होता है सभी मांगे, यानी एक साथ पूरी मांगे होती हैं। अब आता है समग्र पूर्ति की बात करें। अब बात करते हैं समग्र पूर्ति की। अब देखिए यहाँ पर ये बाजार में गया, अब बाजार में आपको पता है कि चीज़ें कहाँ से आती हैं, बाजार के अंदर आप गए होंगे, आपने बाजार में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, क्या आपको पता है बाजार में चीज़ें कहाँ से आती हैं, वो आती हैं फर्म से, ठीक है, फर्म, यानी एक फर्म होती है जो कि फर्म क्या करती है, वस्तुओं का उत्पादन करती है। वस्तुओं का उत्पादन क्यों करती है, ताकि वह यहाँ पर उन वस्तुओं को बेच करके अपनी इनकम कमा सके, यानी आय प्राप्त कर सकते। उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक उपभोक्ता जो है काम करके एक आय प्राप्त करता है, उसी प्रकार से फर्म भी करती है, ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करके। तो यहाँ पर अब क्या होता है, ये जो व्यक्ति है यहाँ पर जो है इसको अब चाय पत्ती चाहिए, यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें चाहिए, कपड़े जूते फ़ोन लेना है, तो सारी चीज़ें लेनी है, तो ये क्या करेगी, फर्म जो है इनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अब ये क्या करने वाली है, यहाँ पर वस्तुओं का उत्पादन करेगी, ठीक है, वस्तुओं का उत्पादन करेगी। तो देखिए जो भी ये सारी वस्तुएं, अब इसने क्या बनाया, फ़ोन बनाया, कपड़ा बनाया, और यहाँ पर जो है बहुत सारी वस्तुएं बनाई और बाजार में बेच दिया, ठीक है, तो इस चीज़ को कहते हैं समग्र पूर्ति। ये होती है हमारी समग्र पूर्ति। हम बात कर रहे थे इस चैप्टर में उपभोक्ता संतुलन के बारे में, ठीक है, ये चैप्टर ही हमारा उपभोक्ता, क्या हम बात कर रहे हैं, उपभोक्ता संतुलन के बारे में बात कर रहे हैं, संतुलन, ठीक है, यहाँ पर उपभोक्ता संतुलन की बात कर रहे हैं। तो उपभोक्ता संतुलन की बात करेंगे तो उपभोक्ता संतुलन में क्या होगा, यहाँ पर जो है कैसे ये संतुलित होगा, ठीक है, यानी अब यहाँ पर जो कि असमानता, इसने क्या है, बहुत सारी चीज़ें इसको चाहिए थी और इसने फर्म ने उत्पादन भी कर दिया और इसने ले भी लिया, तो यहाँ पर समग्र पूर्ति। देखिए यहाँ पर जब उत्पादन की बात करें, यहाँ संतुलन की बात होती है, तो इसमें एक चीज़ आती है, संतुलन में क्या होता है, जब भी हम संतुलन की बात करेंगे तो कहेंगे कि अगर आपका AD यानी AD बराबर होगा AS के, जब भी AD बराबर होगा AS के, तब ये कोई भी उपभोक्ता जो है संतुलन स्थिति में होगा। यानी जब AD बराबर होता है, यानी समग्र मांग बराबर होती है समग्र पूर्ति के, तो इसे हम कहते हैं उपभोक्ता संतुलन, ठीक है। तो यहाँ पर अब ये उपभोक्ता पूर्ण रूप से संतुलन की स्थिति में आ चुका है, तो इसे कहेंगे उपभोक्ता संतुलन, ठीक है। तो चलिए फिर से देखते हैं हम। तो चलिए यहाँ पर हमने देखा, जैसे कि हमने यहाँ पर अभी देखा कि AD इक्वल टू हम कैसे निकालते हैं, AD कैसे निकलता है, एक उपभोक्ता होता है, C क्या है, एक उपभोक्ता है, यानी एक व्यक्ति है जो कि उपभोग कर रहा है, और इस उपभोग करने के बाद यहाँ पर देखिए, और ये यह है निवेश करता है। अब देखिए वस्तु, एक व्यक्ति था, मैंने उदाहरण दिया, आय कमाई, उसने पैसा कमाया, तो उसने क्या किया होगा पैसे का, या तो कुछ पैसा अपने आप बचा के रख लिया होगा, ठीक है, या फिर यहाँ पर उपभोग कर लिया, यानी उसे यूज कर लिया, उसके बाद या फिर निवेश कर दिया, कहीं पर लगा दिया। तो ये हमारी क्या है, डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड, और दूसरी है एग्रीगेट बचत, जिसे C+S से निकालते हैं। C+S से पूर्ण एग्रीगेट सप्लाई है, यहाँ पर क्या है, C का मतलब हो गया उपभोग, और उपभोग में अब बचत जोड़ देंगे, यानी उपभोग के साथ या तो बचत कर लेंगे, तो ये हमारा एग्रीगेट यहाँ पर हो जाएगा पूर्ति, ठीक है। तो यहाँ पर पूर्ति भी हो गई। तो यहाँ पर इस तरह से ये हमारा निकल के आता है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए यहाँ पर अगर मैं ये देखिए AD बराबर होना चाहिए AS के, तभी उपभोक्ता क्या होगा, तभी उपभोक्ता हमारा संतुलन की स्थिति में आएगा,
तभी आएगा संतुलन की स्थिति में। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है AD और AS बराबर होना चाहिए, तो इससे हमारा ये जो है यहाँ पे आप देख रहे हैं, इससे हमारा ये जो है ये वाली चीज़ जो है बराबर हो जाएगी। तो हमने इसको आपस में बराबर रख दिया, और जब हमने इसको बराबर रखा तो C हमारा कॉमन था और C हमारा कट गया। उसके बाद हमारे पास S इक्वल टू I आ गया, यानी इसका मतलब हो गया बचत इक्वल टू निवेश। ठीक है, तो बचत निवेश के बराबर आ गई है इस तरह से। तो चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, इसकी 2 विधियाँ होती हैं जो कि निकाल सकते हैं। कौन कौन सी विधि होती हैं? संतुलन स्तर के अब निर्धारण की बात करें, यानी संतुलन स्तर जो कि हमारा संतुलन स्तर था, जैसा कि मैंने बताया ये संतुलन स्तर, यानी संतुलन स्तर के निर्धारण की 2 विधियाँ। तो 2 विधियाँ कौन सी हैं? पहली विधि तो यही है कि आप क्या करें, यहाँ पर पहली विधि में आप यही कर सकते हैं, क्या करेंगे कि आप AD, पहली विधि है यहाँ पर कैसे निर्धारण करेंगे, AD में से हम जो है AS को घटा देंगे, AD में से AS को घटा देंगे, यानी समग्र मांग, जितनी भी लोगों की मांग है उन मांग में से उसकी जो सप्लाई हुई है उसको घटा देंगे। तो यहाँ पर हम पता चल जाएगा, अगर ये 0 आ गया तो 0 आ गया, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर देखिए समग्र मांग और समग्र पूर्ति बराबर होगी तो ये 100% जो है 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए बराबर होगी तो 0 आ जाएगा, लेकिन अगर थोड़ा भी अंतर होगा, 0 बराबर नहीं हुआ तो 0 नहीं मिलेगा, हमें 0 नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 0 मिलना चाहिए तभी ये संतुलित होगा। तो हम ये विधि द्वारा हम इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरी विधि क्या है, इसी विधि से, इसके माध्यम से हमने ये बनाया, तो एक विधि ये हो गई। ठीक है, तो यानी S बराबर होना चाहिए, यहाँ पर S, तो हम क्या करेंगे, ये दोनों बराबर होते हैं। तो दूसरी विधि क्या हो सकती है हमारी, S माइनस, यानी S में से I को माइनस कर देंगे, यानी यहाँ पर पूर्ति में से यहाँ पर निवेश को माइनस कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, सॉरी बचत है, S का मतलब यहाँ बचत हो रखा है, बचत में से हम निवेश को माइनस करेंगे, तो हमारी ये जो है दूसरी तरीके से निकल आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं, हम यहाँ पर इसकी कुछ मान्यताएं भी पढ़ लेते हैं, जो कि मान्यताएं होती हैं, यानी क्या होता है, इसकी मान्यताएं हैं कुछ 2 क्षेत्रीय जो मॉडल होता है परिवार और फर्म का, जो कि मैंने आपको उदाहरण दिया था, परिवार और फर्म के बारे में बताया था। ठीक है, के संदर्भ में जो होता है, और यहाँ पर और क्या हो सकता है, निवेश व स्वायत्त होता है, यानी यहाँ पर जो है ये माना जाता है कि निवेश जो है वह स्वायत्त है, अर्थात जो है निवेश आय के स्तर से प्रभावित नहीं होता है। ठीक है, तीसरी मान्यता यह है कि यहाँ पर जो है कीमत स्तर का स्थिर रहता है, जो कीमत स्थिर होती है ना, कीमत का जो स्तर होता है, यानी कीमत की जो लेवल होता है, जो कीमत बढ़ती उतरती है वो नहीं होता है यहाँ पर, यह जो सेम रहती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है यहाँ पर है संतुलन का निर्धारण अल्पकाल के संदर्भ में होता है। ठीक है, जब संतुलन जो निर्धारित होती है अल्पकाल में होती है, ऐसा नहीं है कि सालों बाद जो है इसका संतुलन का निर्धारण हो रहा है। अल्पकाल मतलब होता है कि कुछ समय बाद ही निर्धारण होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने 2 विधियाँ यहाँ पर कंफर्म कर ली हैं। पहली विधि है हमारी ये वाली समग्र मांग, जिसमें से हमने AD AS माइनस कर लिया, दूसरी है बचत ये वाली। ठीक है, तो आगे चल के हम ये काम आने वाली है, आप इसे नोट जरूर कर लें क्योंकि ये विधियां हैं, आगे चल के हम इसके क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पर आप इसे नोट जरूर करते जाएं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं अब समग्र मांग व समग्र पूर्ति। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं यहाँ पर समग्र मांग व समग्र पूर्ति, यानी इनको कैसे हम ग्राफ के द्वारा जो है कैसे हम दिखा सकते हैं। ठीक है, समग्र मांग व समग्र पूर्ति के बारे में पढ़ते हैं। समग्र मांग का मतलब होता है AD, ठीक है, और यहाँ पर AS, समग्र पूर्ति का मतलब AS हुआ। ओके, चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, तो क्या हुआ यहाँ पर, अब देखते हैं। ये देखिए ग्राफ मैंने आपके लिए बनाया है, ग्राफ में यहाँ पर आपको मैंने दिखाया है कि यहाँ पर जो है ये जब भी यहाँ पर जो संतुलन को दिखाएगा, तो संतुलन को दिखाने के लिए सबसे पहले जो संतुलन है, हमें संतुलन अगर दिखाना है तो संतुलन को दिखाने के लिए हम 45 डिग्री का कोण बनाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं 45 डिग्री का कोण है, ये रहा 45 डिग्री का कोण बनाते हैं जो कि संतुलन को दिखाएगा। और ये जो हमारा वक्र देख रहे हैं AD, यही हमारा जो वक्र है समग्र मांग का वक्र है। ठीक है, समग्र मांग का वक्र है, इसे कैसे दिखाया गया है, यहाँ से M से स्टार्ट है और ये यहाँ तक जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे
कि जब एडी एएस से अधिक होता है। बात करें एडी की बात, यहाँ पर ये जो है समग्र मांग दिखा रखी, कितनी मांग है, ये जो हमारा कॉलम है ये एडी का है, ये एडी है, और यहाँ पर जो है ये आय दे रखी है, जितनी भी आय है, ठीक है, ये आय है और ये एडी है, ठीक है, तो यानी समग्र मांग है। तो यहाँ पर ये 45 डिग्री का कोण बना रखा है, और यहाँ से हम जब एम देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पर ये इस जो बिंदु मिलता है, ये जो है यहाँ पर इस बिंदु पर जो है एडी बराबर होता है एएस के। क्या होता है यहाँ पर एडी बराबर होता है, यहाँ पर एडी बराबर होगा एएस के। जब एडी बराबर एएस के हो जाएगा तो यहाँ पर क्या है, संतुलन हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया था पहले कि अगर समग्र मांग समग्र पूर्ति के बराबर होती है तो उस स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में आ जाता है, ठीक है, तो उसे उपभोक्ता संतुलन कहते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा ये उपभोक्ता संतुलन हो गया। और यहाँ पर जो है नीचे की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, तो यहाँ पर एडी एएस से अधिक है, एडी मतलब एएस से अधिक है, ये एएस है, यहाँ पर देखिए एडी जो है एएस से अधिक होगा, तो क्या होगा यहाँ पर जो है एडी एएस से अधिक होगा एक बार। दूसरी बार में क्या होगा, जब ये एडी एएस से अधिक होगा तो यहाँ पर जो है उत्पादन में वृद्धि होना शुरू हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, जब आपका एएस जो है एडी जो है एएस से कम होता है, जब ऐसा होता है तो यहाँ पर वह कम वस्तुओं के यानी कम वस्तुओं को खरीदने के लिए उपभोक्ता जो है तैयार होता है। यहाँ पर जो है ये नीचे चला जाता है, 45 डिग्री के नीचे चला जाता है। ये जो है एडी जो है हमारा ये 45 के नीचे चला जाएगा। देखिए 45 डिग्री का है, ये 45 डिग्री का कोण है, इसके नीचे चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, अब कम वस्तुओं को खरीदने के लिए तैयार है उपभोक्ता, ठीक है। अगर यहाँ पर अधिक वस्तुएं खरीदेगा और यहाँ पर जो है कम वस्तुएं खरीदेगा वो एक उपभोक्ता। आई होप ये समझ आ गया होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और चैप्टर में देखते हैं और क्या चीज़ है। और जो है हम यहाँ पर दूसरी विधि की बात करते हैं। तो दूसरी विधि आपके सामने है, यहाँ पर ये विधि है जिसमें आपको मैंने बताया, यहाँ पर देखिए बचत और निवेश विधि, ठीक है, बचत और निवेश विधि है। जैसा कि हमने कैलकुलेट करके निकाला था, एडी जो है एडी को बराबर रखा था एएस के, यानी एडी बराबर एएस होता है, ठीक है। तो उससे क्या हुआ था, एडी कैसे होता है, एएस कैसे होता है, तो इस तरह से हमने कैलकुलेट किया था, फर्स्ट वाले में देखा था। तो वहाँ से हमने एएस और एडी इसको माइनस, मतलब एस में से यानी बचत में से निवेश को माइनस कर दिया जाए तब क्या होगा, ठीक है, तब क्या होगा, बचत में से निवेश को हम माइनस करेंगे तब क्या होगा, जब बचत निवेश से अधिक होती है। तो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर जो है हमारे सामने यहाँ पर आ गया है ये, तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर एक ग्राफ है, ठीक है, ग्राफ में आप देख सकते हैं, ग्राफ में देखेंगे यहाँ पर जो है ये जो ग्राफ है हमारा सेम टू सेम वही वाला ग्राफ है जो अभी आपने ऊपर देखा, ठीक है, ये वही ग्राफ है जो कि अभी आपने ऊपर देखा है। अब हम नेक्स्ट ग्राफ की बात करेंगे। नेक्स्ट ग्राफ क्या है हमारा, यहाँ पर हम देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखिए यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये जो है यहाँ पर संतुलन है। देखिए यहाँ पर ये ग्राफ है हमारा और ये वाला बचत का ग्राफ है। बचत के ग्राफ की बात करें तो बचत का ग्राफ आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर बचत का ग्राफ, यहाँ पर बचत कम से स्टार्ट होती है, माइनस से स्टार्ट होती है और ये प्लस तक जाती है। लेकिन ये बचत का वक्र है और निवेश, यहाँ पर देखिए निवेश या इस तरह से होता है, ठीक है, निवेश और बचत। और यहाँ पर जिस बिंदु पर निवेश और बचत इक्वल टू यहाँ पर पॉइंट करते हैं ना, उस पॉइंट बिंदु से क्या हो जाता है, यहाँ पर जो है संतुलन स्थापित हो जाता है। तो इस तरह से ये होता है, बचत माइनस से होती है और ये चलती हुई जाती है। तो ये देखिए अगर मैं इन दोनों ग्राफ को एक साथ बनाऊं तो आप देख सकते हैं ये संतुलन बिंदु यहाँ पर भी आता है। अगर आप दोनों ग्राफ को एक साथ बनाएंगे तो संतुलन बिंदु यहीं पर आएगा, जहाँ पर ये जो है ये वाला ग्राफ जो है, यहाँ पर कौन सा ग्राफ है, ये है आपका C+I का ग्राफ है, ठीक है, यानी AD का ग्राफ है। यही होता है C+I AD के बराबर होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है, क्या लिखा है यहाँ पर लिखा है कि जब समग्र बचत जो है निवेश से अधिक होगी, तो यहाँ पर देखिए समग्र बचत निवेश से अधिक है। तो समग्र बचत तो निवेश से अधिक होगी, तो देख लेते हैं समग्र बचत कहाँ पे है। यहाँ पर ये देखिए निवेश कहाँ पे है, निवेश हमारा ये रहा। तो निवेश कब होगी, ये देखिए यहाँ पर जो है समग्र बचत जो है निवेश से अधिक है। समग्र बचत कहाँ है, ये रही मेरी बचत। तो यहाँ पर बचत कब निवेश से अधिक होगी, ये रही,
यहाँ पर टॉप पर होगी, लास्ट में जो है ये बचत जो है निवेश में अधिक होगी, निवेश से अधिक होगी। ठीक है, अब उसके बाद देखिए निवेश से अधिक हो जाती है, लास्ट में ये निवेश से अधिक हो जाती है। लेकिन उसके बाद जब ऐसा होता है, यानी जब बचत निवेश से अधिक हो जाती है, मतलब कहने का मतलब है जब बचत जो है निवेश से, यहाँ पर देख लेते हैं, और इसका मतलब क्या है, जब यहाँ पर बचत बात कर रहा है बचत की, बचत निवेश से अधिक होगी। बचत का मतलब होता है कि परिवार जैसे कि काम करते हैं और काम करने के बाद जो पैसा जो है उनके खर्चे से बच जाता है तो वो से बचत करके रख लेते हैं, यानी ताकि वह जो है अन्य काम पर उसको यूज कर सकें। तो यहाँ पर बचत और निवेश, निवेश का मतलब है कि यहाँ पर हमने क्या किया, पैसा बचाया और उसे कोई दूसरी जगह लगा दिया ताकि पैसा और पैसे से आ सके। ठीक है, तो यहाँ पर निवेश कर दिया है। तो बचत और निवेश, जब बचत निवेश से अधिक है, यानी जब बचत अधिक हो रही है निवेश से, तो क्या मतलब है, यानी परिवार उपभोग नहीं कर रहा है। इसका मतलब है परिवार जो है उपभोग नहीं कर रहा है इतना ज़्यादा जितना उसे करना चाहिए। और दूसरी बात करें, जब बचत जो है निवेश से कम होती है, जब निवेश से कम होती है तो इसका मतलब है कि जो परिवार है बहुत ज़्यादा जो है उपभोग कर रहा है, क्योंकि उसको बचत नहीं हो रही है और उपभोग वो कर रहा है और निवेश में वो ज़्यादा पैसा लगा रहा है। ठीक है, आई होप दोस्तों यहाँ पर आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। जो है आगे का टॉपिक जो है अगली वीडियो में यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर देखिए, जब बचत निवेश से अधिक हो तो परिवार ज़्यादा उपभोग नहीं कर रहे होते हैं। ठीक है, जब भी सीधी सी बात है, जब बचत निवेश से अधिक है, यानी जब बचत लोग कर रहे हैं, यानी जब जो है यहाँ पर परिवार अगर बचत करेगा, पैसे को बचाएगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग नहीं कर सकता है, उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता है, क्योंकि उसे पैसा बचाना है। इसलिए यहाँ पर लेकिन जब बचत निवेश से कम होती है, कम बात करें, जब कम होगी निवेश से, तो वो क्या करेगा, परिवार ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग कर रहा है, क्योंकि निवेश यहाँ पर बचत कम है और निवेश ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर जो है बचत निवेश से कम है, तो यहाँ पर परिवार उपभोग ज़्यादा कर रहा है। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो चलिए अगली वीडियो में जो है हम देखेंगे इसका अगला पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे पूर्ण रोजगार और संतुलन स्तर के बारे में पढ़ेंगे, सारी चीज़ें जानेंगे। तो आई होप ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आपको जो है चिंता नहीं करनी है, आपको जो है रेगुलर वीडियो मिलती जाएंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।